हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के टॉपिक को समझने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जो पूरे चैप्टर में हमें काम आएंगे, यूजफुल रहेंगे हमारे लिए। ओके, तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे इनर्शिया से। तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज नथिंग बट, देखो जैसे कभी एक ऑब्जेक्ट वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट पे, रेस्ट क्या है? उसकी स्टेट है, वो अपनी जगह पे खड़ा है। जैसे देखो, ये एक अगर कोई सा ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, खुद से ये मूव तो नहीं करेगा। ओके, हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो खुद से मूव नहीं करता अनलेस एंड अनटिल जब एक्सटर्नल फोर्स वहां पे अप्लाई हो जाता है। ओके, सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो ऑब्वियसली उसकी मोशन की स्टेट को वो खुद से नहीं चेंज कर सकता। ओके, सो यही चीजें, इसी चीज को हमने इनर्शिया बोला है। ओके, सो इनर्शिया इट इज नथिंग बट इट इज an inherent property of all the bodies by virtue of which they cannot change their state of rest or of uniform motion along a straight line by their own is called inertia. अब यहाँ पे बात कौन सी की? यूनिफॉर्म मोशन along a straight line. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हाट? स्पीड कैसी रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी, यूनिफॉर्म रहेंगी। ओके, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन से जा रहा मींस व्हाट? डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, स्पीड सेम है। डायरेक्शन और स्पीड अगर सेम है तो इसका मतलब क्या? वेलोसिटी कैसी है हमारी? वेलोसिटी इज कांस्टेंट क्या? ओके, तो दिस मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, वो यूनिफॉर्मली अपनी मोशन को कवर करेगा। ओके, तो इसी चीज को इनर्शिया बोला है। कब तक करेगा वही मोशन? तब तक करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता। ओके, ये खुद से अपना स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, खुद से चेंज नहीं कर पाएंगे अपनी स्टेट को। ओके, दिस इज व्हाट द इनर्शिया इज। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ अ बॉडी। ये सिर्फ जो अपनी बॉडी होती है उसकी मास पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है जो स्टेशनरी है, दूसरी मूव कर रही है, दोनों का भी जो मास है दैट इज 10 kg। तो क्या होगा? क्या इनर्शिया में चेंज आएगा? ये ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे, ये मोशन में है, तो क्या इनका इनर्शिया चेंज हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी मास सेम है और हमें पता है इनर्शिया ओनली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अ बॉडी। सो अब इस इनर्शिया के अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज नथिंग बट इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो खुद से अपनी पोजीशन, अपनी रेस्ट स्टेट को चेंज नहीं कर पाता है, इसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, डेली लाइफ में अगर इस इनर्शिया को एक्सपीरियंस तो आप लोगों ने किया ही होगा। जैसे आप बस से ट्रैवल किए हो, ओके, तो एक जगह पे आप बस स्टेशनरी है, आप भी उस बस में कहीं ना कहीं इस तरह स्टेशनरी हो। अचानक से सडनली वो बस चलने लगी, तो आप क्या करते हो? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हो। मतलब आप चाहते हो कि द बॉडी जो होती है वो चाहती है कि वो रेस्ट में रहे, वो रेस्ट वाली पोजीशन में रहे, इसलिए वो पीछे की तरफ जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अब देखिए, बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन में। अब सेम सिचुएशन, बस क्या है? बस मोशन में आगे जा रही है, मोशन में जा रही है। हाँ, आप भी उस बस के अंदर साथ में मोशन में जा रहे, बस के साथ। अब क्या होता है? बस अचानक से रुक जाती है। जब बस रुकती है, ऐसे जा रही थी, बस रुकती है, आप भी
रुकने के बाद उस बस की डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहीं ना कहीं बेंड हो जाते हो। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो चाहती है कि वो मोशन में रहे। तो दिस इज व्हाट the inertia of motion. Same inertia of direction. It is inability of body to change itself, its direction of motion. खुद से डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाती है, यही इसकी इनएबिलिटी है। ओके, जैसे आप कार से जा रहे हो, अचानक एक सर्कुलर टर्न आ जाता है। सर्कुलर टर्न आने के बाद क्या होता है, आप आउटवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हो। ओके, तो दिस इज, आपकी बॉडी चाहती है कि वो उसी डायरेक्शन में रहे, बट आप पीछे चले जाते हो, राइट? तो दिस इज व्हाट द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो अब बात करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने टोटल 3 लॉज दिए थे, तो उस वजह फर्स्ट लॉ इज न्यूटन, दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। This Newton's first law is also called as the law of inertia. ये हमने जो अभी भी inertia पढ़े ना, उसी के ऊपर ये बेस है। ये क्या बोल रहा है? A body continue to be in its rest or of uniform motion. Uniform motion याद रखना, along a straight line, मतलब what, एक constant velocity की ही बात कर रही है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी वाले मोशन की बात की है। ओके, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक बॉडी अगर वो रेस्ट पे है तो इट कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेंगी। मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसे पुश पुल या फिर कोई अलग टाइप का फोर्स लगा देता है, तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो दिस इज व्हाट अवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज। तो इफ इट, इसका मतलब है इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, अगर किसी भी बॉडी पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है, उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन नॉट चेंज, दैट इज the body cannot accelerate। देखो वो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ओके, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, हमने पढ़ा है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी में ही नहीं चेंज होगा, क्यों? क्योंकि हमारी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट डायरेक्शन का मतलब यही है कि वेलोसिटी इज अवर कांस्टेंट। हाँ, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन में भी चेंज नहीं होगा, मींस व्हाट, एक्सीलरेशन इज आल्सो 0। ओके, सो इसी चीज को मैथमेटिकली यही बोला है कि इफ एक्सीलरेशन इज 0 देन फोर्स इज आल्सो 0, और वाइस वर्सा, फोर्स इज 0, एक्सीलरेशन इज आल्सो 0। जैसे देखो, इफ नेट फोर्स इज 0 देन नेट एक्सीलरेशन इज 0। अब नेट फोर्स मींस व्हाट, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे, अगर ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4, कितने भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हो। ओके, तो उन सब का सम, इन सब का सम F3, F4 अगर 0 है तो net acceleration is also 0, means what, F net is equal to 0। F net is equal to 0 means what, कि इन सब का सम भी 0 है, इसका मतलब what, net acceleration is also 0 on that object। ओके, यही चीज, if this vector sum of all the forces acting on a particle is 0, देखो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, इन सारे फोर्सेस का जो सम है, एडिशन है, इट इज 0, then and only then the particle remains unaccelerated, means what, acceleration is 0। so ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है
if net acceleration is 0 then net force is 0 और vice versa। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने ये चीज तो समझ ली कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल चीज तो समझ ली। अब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते, इसकी क्या लिमिटेशंस है, हम हर वक्त हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं रख सकते। अब देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे देखिए अब एक लिफ्ट है, हाँ एक लिफ्ट है, दिस इज लिफ्ट। इस लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है, मानो कि इस लिफ्ट के अंदर जो पर्सन है उसका नाम ए है, हमने इसे ए नाम रख दिया, और इस लिफ्ट के ऊपर एक लैंप लगा दी, और अभी वो पहले ही इस लिफ्ट के अंदर खड़ी थी, मतलब लटकी हुई थी, खड़ी कैसे रह सकती है। तो और अचानक से इस लिफ्ट का ना क्या हुआ, केबल टूट गया, तो क्या होगा, इस ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ओके। बट ये किसे दिखेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, एक्सीलरेशन या एक्सीलरेटेड करी इस ऑब्जर्वर बी को। देखिए वापस से समझते हैं। जैसे देखिए ये ऑब्जर्वर ए है, ओके। इस ऑब्जर्वर ए को ये लैंप कैसा दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ए, यहाँ पे कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, जो लिफ्ट के अंदर है उसे ये लैंप बिल्कुल भी एक्सीलरेट करते नहीं दिख रही, उसको वो स्टेशनरी दिख रही, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन इज 0। तो ये ऑब्जर्वर जब यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ इस केस में जब लगता है तो ये ऑब्वियसली बोलेगा यहाँ पे नेट फोर्स इज आल्सो 0, ओके। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि नेट एक्सेलरेशन 0 तो ऑब्वियसली नेट फोर्स इज 0, ये हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमने पढ़ा है, ओके। अब ऑब्जर्वर बी के बारे में, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब ये ऑब्जर्वर बी है क्या, ये अर्थ पे कहीं खड़ा है और ये दूर से देख रहा है और वो देखता है इस पूरी सिचुएशन को। इसे क्या दिखता है कि वो जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रही है, इट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे दिख रहा है कि वो एक्सेलरेट कर रही है, मतलब क्या इसको दिख रहा है, एक्सेलरेशन इज नॉट 0। इस ऑब्जर्वर ए के लिए, बी के लिए एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये भी क्या करता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाता है, ये बोलते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है ही नहीं, तो ऑब्वियसली फोर्स भी 0 नहीं लगेगा, क्योंकि इसे मालूम है कि एक्सेलरेशन 0 रहा तो ही फोर्स 0 रहता। अगर यहाँ पे है ही नहीं एक्सेलरेशन 0 तो इसके अकॉर्डिंग नेट फोर्स कैसा रहेगा, 0, नेट फोर्स विल नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑब्जर्वर बी, ओके। सो अब ये दो कंडीशंस है, जैसे एक ऑब्जर्वर ए, एक ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर ए को लैंप अपीयर्स कंप्लीटली एट रेस्ट रिलेटिव टू लिफ्ट, उसे लिफ्ट के जब वो लिफ्ट में था उसके अकॉर्डिंग जब वो देखता है तो उससे क्या दिखता है कि लैंप इज कंप्लीटली एट रेस्ट, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, मींस व्हाट, एक्सेलरेशन इज 0 एंड थस इसके लिए नेट फोर्स 0। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाता है जो क्या कहता है, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं। अब देखते हैं, ओके। अब यहां पे देखते हैं नेट फोर्स इज 0, यहां पे देखते हैं ये हमारी लिफ्ट है, ओके। लिफ्ट के ऊपर वेट लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन इज अपवर्ड, इससे ऑब्जर्वर ए को कुछ एक्सीलरेटिंग दिख नहीं रहा, ओके। सो इसके लिए F1 इज इक्वल टू T और F2 इज इक्वल टू -g। अब -g क्यों लिया, क्योंकि इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, या नीचे की डायरेक्शन में,
इस टेंशन कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वेट mg को हम लेते हैं निगेटिव। ओके, अब नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो F1 कितना है T, mg कितना हुआ, F2 कितना है mg, दिस मीन्स T इज इक्वल टू mg। अब समझे ये कैसा आया? सो ये कंडीशन यहाँ पे इसने बताया कि T इज इक्वल टू mg इस केस में रहेगा। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे? ऑब्जर्वर ए ने बताया, जो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में था। अब ऑब्जर्वर बी की बात करते हैं। लैम्प अपीयर्स फॉलिंग विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसे क्या लगता है कि लैम्प डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा एंड इट इज एक्सीलरेटिंग विद एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली तो ये बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग नेट फोर्स कैसा है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, F1 एंड F2। F1 इज इक्वल टू T। देखो एक्सीलरेशन डायरेक्शन कौन से, डाउनवर्ड, तो इस केस में mg भी नीचे की डायरेक्शन में, तो F1 यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, mg या mg जो है पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में। ओके, इस केस में एक्सीलरेशन था ही नहीं। ओके, एंड F2 अपवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस टी। क्यों? mg के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस टी। अब दोनों की हम क्या कर रहे हैं, एडिशन, F1 प्लस F2 विच इज इक्वल्स टू mg माइनस टी एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमारा नेट फोर्स, तो क्या हम ये कंडीशन हमें देखी। ओके, तो mg इज नॉट इक्वल टू टी। या ऑब्जर्वर बी बोल रहा, ऑब्जर्वर बी क्या बोल रहा, वेट mg इज नॉट इक्वल टू टी एंड ऑब्जर्वर ए बोल रहा कि वेट mg इज इक्वल टू टी। अब एक ही सिचुएशन है, लिफ्ट नीचे ही जा रही है, तो दोनों भी कंडीशन कैसे सेम रह सकती है? कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, राइट? यहाँ पे कुछ तो कॉन्ट्राडिक्शन आया है, हाँ, कोई तो गलत हो रहा है, हाँ, बराबर है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ना, वो एक एक्सिलरेटिंग फ्रेम में अप्लाई नहीं होता। यही इसका कंक्लूजन है। आप मतलब ये जैसे देखो, लिफ्ट क्या कर रही थी, खुद से एक्सिलरेट कर रही थी ना, तो ऑब्जर्वर ए जो था वो कहां पे था, एक्सिलरेटिंग। अब देखो ये ऑब्जर्वर ए जो है, ये ए था, लिफ्ट क्या कर रही थी, खुद एक्सिलरेट कर रही थी, वो खुद एक्सिलरेट कर रही थी वो। इसका मतलब क्या, लिफ्ट कौन सी थी, एक एक्सिलरेटिंग फ्रेम थी। तो दिस एक्सिलरेटिंग फ्रेम न्यूटन फर्स्ट लॉ में वैलिड नहीं है। ओके, एंड दिस एक्सिलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये वाली कंडीशन, यहां पे एक पर्सन था जो अर्थ पे था, कहां पे था वो, अर्थ पे था। क्या वो खुद एक्सिलरेट कर रहा था? क्या ये अर्थ एक्सिलरेट कर रही थी? नहीं। तो ऑब्वियसली दिस वाज नॉट अ non-inertial, this is inertial frame. So Newton's first law of motion is strictly valid in only and only inertial frame. Inertial frame means which is not accelerating. जैसे ये अर्थ पे था, ये खुद एक्सिलरेट नहीं हो रहा था, अपनी जगह पे था। ओके, तो यही है, ऑब्जर्वर ए इज रॉन्ग। ऑब्जर्वर ए इज मेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस that is itself accelerating. This leads us to classify frames into two types, inertial frame and non-inertial frame. जिसमें inertial frame कौन सी थी, which is not accelerating, जो accelerate नहीं कर रही थी, and this was accelerating. तो I hope कि आपको एक frame of reference की condition समझ में आई हो। इनर्शियल फ्रेम वो है जो खुद एक्सिलरेट नहीं करती, नॉन इनर्शियल फ्रेम जो
एक्सिलरेट करती है। ओके, जैसे वो पर्सन अर्थ पे था और जैसे वो पर्सन लिफ्ट पे था, लिफ्ट खुद एक्सिलरेट हो रही थी, अर्थ वहां पे एक्सिलरेट नहीं हो रही थी। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। So inertial frame, a frame in which Newton's first law is strictly valid, where acceleration is zero and force is also zero. And non-inertial frame is a frame of reference that is itself accelerating, is non-inertial frame. Newton's first law does not directly apply here. Okay? तो ये चीजें याद रखिए। अब कुछ एक एग्जांपल देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ का। यहाँ पे कहा है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देन नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, और वाइस वर्सा। ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल कंक्लूजन हमने पढ़ा है। ओके, अब ये एक बॉक्स है जो किसी लिफ्ट से ऊपर की तरफ बंधा है, इसका मास m है। ओके, अब ऑब्वियसली इसका मास है मैं, तो वेट कैसा लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट mg। ये रोप से लटका है, इसका मतलब टेंशन की डायरेक्शन कैसी बाहर की तरफ थी। हमने देखा है कि टेंशन की डायरेक्शन ऐसी रही तो बाहर की तरफ, ऑब्जेक्ट के हमेशा बाहर की तरफ ही रहती है। तो F1 कितना है T, F2 इज इक्वल टू माइनस mg, और नेट फोर्स हमने पढ़ा है कि कितना है, जीरो। एक ही जगह पे स्टेशनरी, इट वाज नॉट एक्सिलरेटिंग, मींस व्हाट, F नेट इज जीरो। अब देखिए हमने एक देखा है F नेट इज जीरो, मतलब जितने भी एक्स एक्सिस में फोर्सेस थे वो जीरो रहेंगे। एट द सेम टाइम वाई एक्सिस में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो भी जीरो रहेंगे। एट द सेम टाइम जेड एक्सिस पे जितने रहेंगे थे वो भी जीरो रहेंगे। अब देखिए ये कौन से, क्या ये वाई एक्सिस है। ओके, तो इसमें F1 कितना T, F2 कितना mg। सो समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स व्हाट, T माइनस mg is equal to zero, which implies tension is equal to mg। ओके, तो ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं। A block of mass 5 kg rest on a flat table। एक टेबल है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, मास है उसका 5 kg। ओके, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉक्स। अब हमने नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा है। नॉर्मल फोर्स कैसा लगता है, ऑब्जेक्ट के अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर इट एक्ट्स अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। हमें पता है नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। ओके, नॉर्मल फोर्स, और वो कौन एग्जर्ट करता है, दिस सरफेस, ये सरफेस एग्जर्ट करता है, इट इज रिएक्शन फोर्स। ओके, और ये मास नीचे mg फोर्स लगाता है। ओके, तो ऐसे ही नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ऊपर के सारे फोर्सेस बैलेंस करेंगे, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। क्यों, ये बॉक्स स्टेशनरी है, एक्सेलरेशन इज जीरो हियर। नहीं, यहाँ पे हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। सो F नेट इज जीरो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। N प्लस mg इज इक्वल टू N माइनस mg, N इज इक्वल टू mg। मास कितना है 5, g की वैल्यू कितनी दी है 9.8 सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो पुट कर देना। ओके, तो दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, तो ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अगर आपको अच्छा लगा देखिए, अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।